हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग का बहुत बढ़िया होंगे। इससे पहले हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, उसमें कहा था कि कल से हम लोग केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर जो कि एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोगों ने इस चैप्टर को स्टार्ट कर दिया है। आइए इसके बारे में अंदर डिटेल से पढ़ते हैं। तो आइए इसी चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सदियों से अम्ल तथा भस्म की परिभाषा उनके गुणों के आधार पर किया जा रहा था। जैसे मतलब कि इसमें बताया जा रहा है कि हम लोग बहुत टाइम से, बहुत पुराने काल से, बहुत पहले जब से समझ सकते हैं, बहुत पहले टाइम से हम लोग सिर्फ और सिर्फ अम्ल और लवण जो इस चैप्टर में पढ़ना, अम्ल और भस्म जो कि आपको इस चैप्टर में पढ़ना, इसका जो परिभाषा है, मतलब इसका जो डिफिनेशन है, वो हम लोग इसके गुणों के आधार पर जान रहे थे कि ये जिस प्रवृत्ति का होता है, इसका गुण के आधार पर इसके परिभाषा को निकाल रहे हैं। तो जैसे में यहाँ पर लिखा हुआ है, अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है। मतलब कि अम्ल को हम लोग जान रहे थे कि जो भी पदार्थ खाने में खट्टा हो, जिसका स्वाद खट्टा हो, वो अम्ल है। और यहाँ पे लिखा हुआ है हाँ, स्वाद में खट्टा हो तथा धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता हो। मतलब कि और धातु से जब अभिक्रिया करेगा तो वो क्या करेगा कि हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। लगभग सभी खनिज अम्ल धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ये आपको याद रखना है कि ऑलमोस्ट जितने भी सारे जो धातु हैं इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर जितने सारे धातु हैं, अगर वो अम्ल से यानी खट्टे जो भी पदार्थ है उससे अगर अभिक्रिया करेगा तो वो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा ही करेगा। देखिए बस थोड़ा सा यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है। मतलब कि अम्ल जो शब्द है वो हिंदी भाषा का या फिर संस्कृत भाषा का या फिर इंग्लिश भाषा का वो शब्द नहीं है। जो एसिड है, अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहते हैं, इसका जो उत्पत्ति है वो है लैटिन शब्द से हुआ है, जिसका मतलब कि लैटिन में इसको जो है एसिडिस कहा जाता है, एसिडस कहा जाता है। और इसी को जो हिंदी में है अम्ल कह दिया गया है, एसिड इंग्लिश में एसिड कह दिया गया है। और इसका जो अर्थ होता है यहाँ पे देख सकते हो, इस बुक में साफ साफ लिखा हुआ है, इसका जो अर्थ है ये खट्टा होता है। मतलब कि जो एसिडिस है इसका जो अर्थ है वो खट्टा होता है। और जो अम्ल है, आप याद रखिएगा, जो अम्ल है वो एसिडिस शब्द लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। देखिए ऐसा बिल्कुल भी हो सकता है कि हम आपको समझाएं और आपको समझ में नहीं आता हो, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप लोग हमको कमेंट कर सकते हैं, हम इसको और अच्छे से डिटेल से आपको समझाने का ट्राई करेंगे। इसीलिए आप लोग कमेंट करके हमको बता सकते हैं कि आपको समझ में नहीं क्या नहीं आता। अब देखिए, अम्ल शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि पुराने काल में अम्ल का जो परिभाषा था, जो इसका डिफिनेशन था, हम लोग इसके गुणों के आधार पर कर रहे थे कि जो भी चीज़ का स्वाद में खट्टा होता है वो अम्ल होता है। अब आइए हम लोग भस्म पर आते हैं। भस्म वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा होता है। अब देखिए, स्वाद में जो भी चीज़ कड़वा होता है, जैसे कि सबसे तो कड़वा चीज़ आप लोग कहते हैं कि नीम, करेला, कैसे करेला कैसे कड़वा, जो कड़वा चीज़ है उसको हम लोग भस्म कहते हैं। अब देखिए, ये इसका परिभाषा है, ये हम लोग बहुत टाइम से करते आ रहे हैं। और ये जो भस्म है ये इसका गुण ही तो है, ये थोड़ी ना इसका रियल डिफिनेशन है। ये जो है इसका गुण है एक कि हाँ, भस्म जो भी चीज़ कड़वा है वो भस्म हो गया। अब कड़वा साबुन भी होता है ना, तो साबुन को भी भस्म कहा जाता है, सर्फ को भी भस्म कहा जाता है, क्योंकि सर्फ भी जो होता है वो कड़वा होता है। अब देखिए, जो हमारा जो खून होता है ना, खून अगर आप लोग खून जब आपको लगा जो हाथ बहुत कभी कटेगा ना, तो उसको खून को जो आप जब चूसिएगा तो आपको पता चलेगा हाथ थोड़ा बहुत कड़वा है, तो इसलिए उसको भी हम लोग क्षारीय कहते हैं, ठीक है। क्षारीय कहते हैं। आप लोग को तो हम यहाँ पे बता ही दिए कि क्षार और क्षारक में अंतर। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे हम सीधा आते हैं यहाँ पे एक आर्हेनियस। अब देखिए, हम लोग पुराने टाइम से अम्ल का जो परिभाषा था उसके गुण के आधार पर कर रहे थे, लेकिन फिर एक वैज्ञानिक है, उनका नाम क्या था, आर्हेनियस, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे उनका वो यहाँ पे है, देखिए इसको हाईलाइट कर देते हैं हम। एक वैज्ञानिक है जिनका नाम था आर्हेनियस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इसको अथी कर रहे हैं, इसको घेर दिए हैं, आर्हेनियस द्वारा एवं अम्ल भस्म की परिभाषा। देखिए, आर्हेनियस आए और बोले कि हम लोग स्वाद पे ही नहीं, इसका एक और परिभाषा हो सकता है जो कि उन्होंने दिया। अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन प्लस आयन प्रदान करता है या फिर देता है। जैसे में इन्होंने बताया कि जब हम लोग अम्ल को जो है ना,
अम्ल को अगर हम लोग जल में किसी पदार्थ को अगर हम लोग जल में घोल दिए और वो अगर H+ आयन दे रहा है यानी देता है या प्रदान करता है तो अम्ल होगा। तो जैसे में HCl, H2SO4, HNO3, फिर हो गया CHO, COOH आदि जो कि हैं अम्ल के परिभाषा। ठीक है, अम्ल जैसे ये अम्ल के एग्जाम्पल हो गए, अम्ल है क्योंकि ये जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H+ आयन प्रदान करते हैं। देखिए आपको यहाँ पे देते भी हैं और प्रदान करता है, तो प्रदान करना देना सब एक ही होता है। ठीक है, अब देखिए नीचे आते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए अर्हेनियस सब अम्ल का तो परिभाषा दे दिए। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि अम्ल क्या है तो आप ये लिख सकते हैं जो पदार्थ स्वाद में कड़वा होता है वो अम्ल होता है। लेकिन कभी कभी हमारे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है अर्हेनियस के अनुसार अम्ल का परिभाषा दे, तो आपको ये वाला परिभाषा जो हम आपको इस वीडियो में बताएं वो आपको देना है। अब देखिए अर्हेनियस के अनुसार हम लोग भस्म का परिभाषा देखते हैं। भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड माइनस आयन OH- आयन प्रदान करता है या फिर देता है। भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन OH- देता है। ठीक है, तो आपको ये लिखना है कि भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर OH- आयन प्रदान करता है। ठीक है, आपको ये देना है। इसके जैसे कि एग्जाम्पल हो गए, जैसे में देखिए हो गया जो एग्जाम्पल हो गया NaOH, KOH, फिर हो गया फिर हो गया क्या NH4OH। अब देखिए आप लोग अर्हेनियस के अनुसार भी पता कर लिए कि क्या होता है भस्म, अम्ल क्या होता है। अब देखिए आप लोग को हम याद है यहाँ पे जो है क्षारक और क्षार बताया था, तो यही अब आपको यहाँ पे पढ़ना है। देखिए भस्म और क्षारक को ही भस्म कहते हैं, लेकिन अब देखिए क्षार भी कभी कभी आता है कि क्षार क्या है। क्षार देखिए जल में विलय यानी कि जल में विलय भस्म को क्षार कहते हैं। ठीक है, जो जल में विलय होता है यानी अब यहाँ पे देखिए जो जल में विलय, यहाँ पे क्षार का जो परिभाषा है वो है जल में विलय भस्म को क्षार कहते हैं। अब विलय मतलब होता है घुलने वाला। ठीक है, जो जल में जो घुल गया है भस्म उसी को क्षार कहते हैं और भस्म को ही क्षारक कहते हैं। तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं जल में विलय क्षारक को क्षार कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों में पूछता है। अगर सब्जेक्टिव में पूछेगा तो 2 नंबर देखा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा तो 1 नंबर आपको दे ही जाएगा। अम्ल तथा भस्म की अभिक्रिया कराने के फलस्वरूप जब अम्ल, देखिए कोई कड़वा पदार्थ और कड़वा और ये क्या कहते हैं खट्टा पदार्थ को जब हम लोग अभिक्रिया कराते हैं, जब एक दूसरे में प्रक्रिया कराते हैं तो जो होता है क्या उसके फलस्वरूप जो हमें प्राप्त होता है वो होता है लवण तथा जल बनते हैं। जैसे में हो गया यहाँ पे NaOH प्लस HCl का जब अभिक्रिया बना करेंगे तो बनेगा NaCl प्लस H2O। फिर यहाँ पे है ऐसे ही करके अभिक्रिया करेंगे तो ये सब मिलकर बनेगा। यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कि अम्ल तथा भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल मिल हमें प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पे है अम्ल तथा भस्म के गुण। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, सिट्रस फल जैसे नींबू, संतरा, कच्चे अंगूर में सिट्रिक अम्ल विद्यमान होते हैं। विद्यमान मीन्स होता है उसमें पाया जाता है, जिसका स्वाद खट्टा होता है। सिरका 6 से 8% एसिटिक अम्ल भी स्वाद में खट्टा होता है। सिरका अचार बनाने में रक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है। भस्म स्वाद में कड़वा होता है। कुछ प्राकृतिक पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल निम्न सारणी में दिए गए हैं। अब देखिए जिसमें कुछ प्राकृतिक पदार्थ हैं ना जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं, जैसे में हो गया हमें पेड़ पौधे, संतरा, फल फूल, ये सब जो है हम लोग प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं। अब इनमें जो अम्ल पाए जाते हैं उनका नाम लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है संतरा व नींबू का रस। जैसे कि संतरा व नींबू का रस जो होता है वो हम आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि संतरा और नींबू कड़वा खट्टा होता है, तो इसमें जो पाया जाता है उसको कहते हैं सिट्रिक अम्ल। और ये हम आपको दे देंगे अच्छे से, अगर आप बोलिएगा हमको कमेंट करके तो ये आपको हम अच्छे से एक इसका चार्ट पेपर या फिर डायग्राम आपको हम दे देंगे। अब देखिए सेब में जो अम्ल सेब में भी अम्ल पाया जाता है उसको कहते हैं मौलिक अम्ल। इमली में जो पाया जाता है उसको कहते हैं टार्ट्रिक अम्ल। सिरका में जो पाया जाता है उसको कहते हैं एसिटिक अम्ल। दही में पाया जाता है उसको कहते हैं लैक्टिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल
और अमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अमाशय रस अगर आप लोग बायोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़े तो उसमें पता होगा कि अमाशय रस हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है, उसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चाय मतलब चाय पत्ती में जो पाया जाता है उसको कहते हैं टैनिक अम्ल। और विटामिन सी में जो पाया जाता है एसिकॉर्बिक अम्ल। लाल चींटी के जो डंक होता है, जो लाल चींटी होता है जो काटता है, उसके जो डंक में जो पाया जाता है उसको कहते हैं फॉर्मिक अम्ल। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी देखिए हम लोग पूरा चैप्टर आराम से पढ़ रहे हैं, तो एक और टॉपिक है, इसको भी थोड़ा अच्छे से हम लोग पढ़ लेते हैं, जो कि ज़्यादा इसमें कुछ पढ़ना नहीं है, इसमें कुछ जानकारियाँ हैं जो कि हमें प्राप्त होती है। तो आइए इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो आइए, जैसे हमें देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है विषैले तथा तीव्रनाशक संक्षारक अम्ल। कुछ अम्ल विषैले होते हैं यथा कार्बोलिक अम्ल, फिनॉल, कार्बोलिक अम्ल, फिनॉल। कुछ अम्ल संक्षारक व हानिकारक होते हैं यथा सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका उपयोग मोटर गाड़ी के बैटरी में बैटरी अम्ल के रूप में किया जाता है, तथा नाइट्रिक अम्ल, जिससे अनेक प्रकार के खाद्य एवं विस्फोटक बनाए जाते हैं। हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता रहता है, जो हमारे भोजन को पचाने में सहायक होता है, लेकिन पेट में उत्पन्न होने वाली हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा सामान्य से अधिक होने पर पेट में अम्लीयता या गैस की शिकायत होती है। इसके उपचार हेतु प्रायः एटासिड का उपयोग किया जाता है। एटासिड मूलतः क्षारीय होते हैं, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का विलयन आदि। घर में अगर नींबू, सिरका तथा खाने का सोडा हो तो पेट की अम्लीयता को कम करने के लिए खाने के सोडा का विलयन ही असरदार होगा। सोडियम कार्बोनेट हानिकारक नहीं होता, परंतु भस्म जैसे चूना जल CaOH का डिसॉल्ट तथा BaOH का डिसॉल्ट विषैले तथा हानिकारक होते हैं। भस्म NaOH, KOH तीव्रनाशक होते हैं तथा चमड़े को जला देते हैं। टूथपेस्ट भास्मिक कृत्रिम का होता है, जो हमारे मुंह में उपस्थित अम्ल को उदासीन करने में सक्षम होता है तथा दांत की रक्षा करता है। यहाँ पे देखते हैं शुक्र ग्रह यानी वेनस का वातावरण हल्के पीले सल्फ्यूरिक अम्ल के बदलावों से घिरा होता है, अतः वेनस पर जीवन संभव नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ जानकारी आपको दी गई है, जो कि आप लोग धीरे धीरे करके इस वीडियो को सुन सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो मैं इसको फिर से डिटेल में एक बार और अच्छे से पढ़ा दूंगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ रंजक यानी कि जो लिटमस पत्र होता है, लिटमस पत्र। अब देखिए यहाँ पे आपको बताते हैं, अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और भस्म जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अगर आप इसमें से किसी एक को भी याद कर लेंगे तो दूसरा अच्छे से याद होगा। हल्दी यानी पीला रंग में बदलाव नहीं, मतलब कि जो अम्ल है वह पीले रंग में बदलाव नहीं करता है, लेकिन भस्म जो है अगर आप हल्दी में अगर साबुन को अगर आप मिलाएंगे तो वो क्या कर देगा, लाल और भूरे रंग में परिवर्तित कर देता है। लेकिन अगर आप उसमें किसी नींबू के रस या फिर कुछ मिलाएंगे तो वो कोई परिवर्तन नहीं लाएगा। देखिए यहाँ पर है चुकंदर जो है वो लाल को बैंगनी कर देता है। अगर आप लोग चुकंदर को जो है चुकंदर में अगर अम्ल को अगर मिलाएंगे तो वो बैंगनी कर देगा, और वहीं अगर चुकंदर में अगर आप भस्म को डालेंगे तो पूरा पीला कर देगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है, फिनोफेथलीन रंग में बदलाव नहीं होगा, लेकिन जब उसमें फिनोफेथलीन में अगर भस्म को आप डालेंगे या फिर उससे मिक्स करेंगे तो वो गुलाबी रंग में उसको कर देगा। और यहाँ पर देखिए मिथेल
मिथेल ऑरेंज, अम्ल जो है मिथेल ऑरेंज को लाल कर देगा, पर जो भस्म है वह पीला कर देगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो कि हमारे बुक में भी था और इसको मैंने कॉपी पे लिखकर आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। अब ये देखिए सबसे ज़्यादा एकदम वीवीआई है कि जो अम्ल है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और जो क्षार यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि क्षारक यहाँ पे होगा, क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्षारक की जगह पे यहाँ पे भस्म भी हम लिख सकते हैं, जो कि इसमें वीवीआई हम लोग मार दिए हैं, देख सकते हो ये बिल्कुल ही वीवीआई है, आप लोग इसको याद कर लीजिए। अब देखिए अम्ल भस्म अभिक्रिया, जो कि हम आपको स्टार्टिंग में भी पढ़ा है लेकिन आपको यहाँ पर भी पढ़ना है, तो हम आपको एक बार और फिर से बता देते हैं। अम्ल और भस्म की अभिक्रिया जब होगी, अम्ल और भस्म जब एक साथ मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, उसके फलस्वरूप लवण तथा जल बनते हैं। जो कि यही एग्जाम्पल लेकर के हम आपको अगली बार भी समझाए थे कि NaOH प्लस HCl से अभिक्रिया कराएगा तो NaCl मतलब कि जो नमक है साधारण नमक बनेगा और प्लस में जल बनेगा, जो कि हम आपको इसके पहले ही बताया था। यहाँ पर भी पढ़ना, तो यहाँ पर भी हम आपको बता दे रहे हैं। अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग आते हैं जो अम्ल ही है। अब देखिए कुछ अम्ल यहाँ पर आपको पढ़ना, अम्ल तथा लवण की शक्ति, ठीक है। ये टॉपिक भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो इसको भी आप लोग बिल्कुल ही मिस मत करिए और अच्छे से पढ़ने का ट्राई करिए। हो सके तो आप खुद से भी एक दो बार पढ़ लीजिएगा। देखिए जब बात आता है अम्ल तथा भस्म की शक्ति का, तो यहाँ पे आता है एक प्रबल और दुर्बल। तो यहाँ पे पहले अम्ल दिया गया है, बाद में इसके भस्म को भी पढ़ाएंगे। तो प्रबल और दुर्बल अम्ल, आइए हम लोग देखते हैं कि प्रबल अम्ल क्या है और दुर्बल अम्ल क्या है। मानिए कि प्रबल जो है ना, जो पावरफुल है उसको प्रबल कह रहे हैं, और जो कमज़ोर है उसको दुर्बल कह रहे हैं। मतलब जो शक्तिशाली है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत है, उसको हम लोग प्रबल कह रहे हैं, लेकिन जिसके अंदर ताकत नहीं है उसे हम लोग दुर्बल कह रहे हैं। जिसके अंदर बल ही नहीं है उसे हम लोग क्या कहेंगे, दुर्बल कहेंगे। तो यही है यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर देखिए प्रबल अम्ल दो प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। अब इससे हम लोग अम्लों की शक्ति या फिर शक्ति इसको कहते हैं, जो कि प्रबल अम्ल यानी पानी में पूर्ण रूप से घुल जाता है। प्रबल अम्ल जो होता है वो पानी में पूर्ण रूप से घुल जाता है। दुर्बल अम्ल जो होता है ये पानी में पूर्ण रूप से नहीं घुलता, आंशिक रूप से घुलता है। इसका रियल डिफिनेशन आइए इधर हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे है प्रबल अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं। तो वैसे अम्ल को प्रबल अम्ल कहते हैं जो पानी में पूर्ण रूप से घुल कर H+ आयन प्रदान करता है या फिर देता है, उससे प्रबल अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। जो कि प्रबल अम्ल हुआ ना कि वो पानी में घुलेगा और पूर्ण रूप से घुलेगा, आंशिक रूप से नहीं घुलेगा, एकदम अच्छे से घुलेगा और H+ आयन प्रदान करेगा यानी कि देगा, उसे हम लोग प्रबल अम्ल कहेंगे। तो इसका एग्जांपल हो गया जैसे में HCl, H2SO4, HNO3, ये सब जो हो गया प्रबल अम्ल के उदाहरण हो गया, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड के उदाहरण हो गया। अब देखिए यहाँ पर दुर्बल अम्ल को देखते हैं। दुर्बल अम्ल यानी वीक एसिड किसे कहते हैं। वैसे अम्ल को दुर्बल अम्ल कहते हैं जो पानी में आंशिक रूप से घुलकर H+ आयन प्रदान करते हैं। दुर्बल अम्ल यानी कि वीक एसिड कहलाते हैं। जैसे कि कोई जो होता है कि आंशिक रूप से भी घुलकर H+ आयन प्रदान करता है, उसे वीक एसिड कहते हैं। इसके जो एग्जांपल्स होंगे वो होंगे CH3COOH यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल, फिर हो गया H2CO3 यानी कार्बोनिक अम्ल। ये सब जो हो गए वो वीक एसिड यानी कि कमज़ोर जो होता है दुर्बल अम्ल इसके हो गए एग्जाम्पल हो गए। यहाँ पर देखिए अब भस्म किसे कहते हैं। भस्म तो हम आपको पढ़े हुए। अब देखिए यहाँ पर दो प्रकार के आ गए कि भस्म भी दो प्रकार का होता है, प्रबल भस्म, दुर्बल भस्म। तो जो कि अब देखिए प्रबल भस्म किसे कहते हैं। वैसे भस्म को प्रबल भस्म कहते हैं जो पानी में पूर्ण रूप से घुलकर H- आयन प्रदान करता है, उसे प्रबल भस्म कहते हैं। भस्म को आप लोग क्षारक भी कह सकते हैं, लेकिन क्षार नहीं कह सकते, क्षारक कह सकते हैं। अब देखिए H- आयन प्रदान करता है उसे क्षारक कहते हैं। जैसे में हो गया KaOH, NaOH, ये सब जो हो गया प्रबल अम्ल का उदाहरण हो गया। अब देखिए हम लोग प्रबल भस्म को इजीली देख चुके हैं। अब यहाँ पे आता है दुर्बल भस्म किसे कहते हैं। दुर्बल भस्म यानी कि कमज़ोर क्षारक किसे कहते हैं, आइए यहाँ पर देखते हैं। वैसे भस्म को दुर्बल भस्म कहते हैं जो
जल में आंशिक रूप से घुलकर H- आयन प्रदान करता है उसे दुर्बल भस्म कहते हैं। मतलब कि देखिए EV जो है सेम अम्ले जैसा है, जो कि है यहाँ पे वो H+ आयन प्रदान करता है, यहाँ पे H- आयन प्रदान करता है। तो ये जो है ना आंशिक रूप से घूमेगा और घुलेगा, और ये जो है पूर्ण रूप से घुल जाएगा जल में, और ये जो है आंशिक रूप से घुलकर H+ आयन प्रदान करेगा, और ये जो है पूर्ण रूप से जल में घुलकर H- आयन प्रदान करेगा। इसके जो दुर्बल भस्म के जो परिभाषा एग्जाम्पल हो गए वो हो गए MgOH का डिहोल्टू, CaOH का डिहोल्टू, ETC, ये सब जो हो गए इसके हो गए परिभाषा हो गए। तो आई होप कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए अगर आपको बस हम 2 से 3 दिन में इस पूरे चैप्टर को अच्छे से और डिटेल में पढ़ाने का कल से ट्राई करेंगे, जो कि आज तो शायद मैं उतना अच्छा से नहीं पढ़ा पाया हूँ, लेकिन हाँ मैं रोज़ बेहतर करने का ट्राई करूँगा। ऐसे क्वेश्चन आंसर भी मैं VBI क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब कुछ देने वाला हूँ। तो आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल के नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।